ये जो सॉइल कल्चर के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सीधे हम शुरुआत करते हैं कि ये एग्जैक्टली हम बैकग्राउंड क्या है। अनंत वर्षा फाउंडेशन हमारा एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमने 2 साल पहले फॉर्म किया है और इससे हम फार्मिंग के लिए और एग्रीकल्चर के लिए जो कल्टीवेशन कॉस्ट है उसमें कितना हम अगर उसको घटा सकते हैं और तो उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर फार्मर के यील्ड पे उसके क्वालिटी पे प्रोड्यूस के क्वालिटी पे अगर कुछ उसका फ़र्क पड़ सकता है तो उसके लिए हम कोशिश करते हैं। उसके साथ ही हम ये भी कोशिश करते हैं कि जो केमिकल या टॉक्सिक मटेरियल का जो यूज़ होता है एग्रीकल्चर में उसको कम से कम रखने या उसको घटाने या जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है या सस्टेनेबल फार्मिंग है उसको प्रमोट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हम करने की कोशिश करते हैं हमारे फाउंडेशन द्वारा। इसी फाउंडेशन के इन्हीं उद्दिष्टों के साथ ही हमने ये सॉइल कल्चर का भी उद्दिष्ट हमारे सामने लिया है, जिसके लिए हमने एक अलग से एक्शन फॉर सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट नाम की एक मुहिम चलाई है, जिसमें हम सिर्फ सॉइल हेल्थ या सॉइल मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं, जिसमें किसानों को सॉइल हेल्थ के बारे में अवगत कराना, मिट्टी का जो परीक्षण होता है उसके लिए काम करना और उसके साथ ही जो सॉइल का जो हेल्थ या मिट्टी का स्वास्थ्य जो दिन-ब-दिन कम हो रहा है या कम हो गया है, उसको फिर से लाने के लिए और फिर से उसको रिस्टोर करने के लिए क्या किया जा सकता है, इसके लिए हम कोशिश करते हैं। ये हमारा सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, ये कोई हमारा बिज़नेस नहीं है। इसलिए कम से कम कीमत में हम कोशिश करते हैं कि किसानों को इसका फ़ायदा हो। तो अभी थोड़ा-सा हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये मिट्टी का स्वास्थ्य क्या चीज़ होता है और उसका एग्रीकल्चर या हमारी फार्मिंग के साथ उसका क्या रिलेशन है। भी एक स्वस्थ मिट्टी उसी को कहा जाता है कि वो एक ऐसा इकोसिस्टम या ऐसा वातावरण देती है पौधों के लिए, जानवरों के लिए और हम लोगों के लिए, जिससे ये जो चीज़ें हैं क्योंकि पौधे वहाँ उगेंगे मिट्टी पर, उसके बाद वो जानवरों के या हमारे काम आते हैं। तो ये एक तरह का इकोसिस्टम या एक तरह का अच्छा सिस्टम बना के देता है एक स्वस्थ मिट्टी, जिससे ये सारी चीज़ें आसानी से होती है, जिससे पौधे भी अच्छी तरह से बढ़ेंगे और हम लोगों को भी उसका फ़ायदा हो। अब ये जो स्वस्थ मिट्टी होती है, वो एग्ज़ैक्टली उसे क्यों स्वस्थ कहा जाता है या किस मिट्टी को स्वस्थ कहा जाए? पहली चीज़ ये है कि जो मिट्टी और पानी का जो रिलेशन है, वो पानी का रिलेशन अच्छा होना चाहिए, मतलब जितना चाहिए उतना पानी मिट्टी के माध्यम से पौधों को मिलना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं, ज़रूरत से कम नहीं। उसके बाद जो पौधे उस पर उगते हैं या और उन पौधों पे जो डिपेंडेंट एनिमल लाइफ़ है या हम लोग हैं, उसको अच्छे तरह से सपोर्ट करना। तीसरा चीज़, जो पोल्यूटेंट्स या टॉक्सिक चीज़ें होती है या जो विषैली चीज़ें होती है, उसको फ़िल्टर करना या उसका जो प्रभाव है वो कम करना। उसके बाद जो न्यूट्रिएंट या पोषक तत्व पौधों को चाहिए, उन पोषक तत्वों को अच्छे तरीके से साइक्लिंग करना। साइक्लिंग मतलब जैसे जो पोषक तत्व मिट्टी के बाहर निकलते हैं किसी कारणवश, वो पोषक तत्व फिर से मिट्टी में आने चाहिए ताकि वो अगले पौधों के लिए, अगली फसल को इस्तेमाल के लिए उपलब्ध हो। और उसके बाद जो एक फंक्शन होता है वो है फिजिकल स्टेबिलिटी और सपोर्ट, मतलब जब पौधा वहाँ खड़ा होता है तो उसको एक प्रकार की स्टेबिलिटी या सपोर्ट चाहिए, वो सपोर्ट देने का काम एक स्वस्थ मिट्टी करती है। या ये सब चीज़ें जिस मिट्टी में है उसे हम कह सकते हैं कि ये हमारी मिट्टी स्वस्थ है। अगर ये मिट्टी स्वस्थ नहीं है तो होता क्या है? सबसे पहली चीज़, जो पौधे या जो फसलें हम उस पर उगाएँगे उसकी ग्रोथ पे असर होगा, नंबर 1। दूसरी चीज़, जो बढ़ने वाले पौधे या फसलें हैं वो कीट या रोगों को ज़्यादा कीट या रोग उस पर ज़्यादा आएँगे क्योंकि मिट्टी स्वस्थ नहीं है। तीसरा, जो उत्पादन और जो क्वालिटी हमें चाहिए पौधों की या फसलों की वो हमें नहीं मिलेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये सब चीज़ें आखिर में होता ये है कि किसान की जो कल्टीवेशन कॉस्ट है या जो लागत है उसमें बहुत बढ़ोतरी होती है, क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए उसको अलग से कॉस्ट देनी पड़ती है, पेस्ट डिसीज़ कंट्रोल करना है, यील्ड बढ़ाना है, वगैरह-वगैरह। अब ये जो स्वस्थ मिट्टी होती है, उसका और मिट्टी में जो जीव सृष्टि होती है, उसका क्या रिलेशन है? अब मिट्टी में ऐसे जीव होते हैं
जिनको अगर अच्छा एक माध्यम या अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए या दिया जाए, तो वो मतलब जे उसको अगर खाना दिया जाए जीवों को, उनको रहने के लिए जगह या शेल्टर दिया जाए और पानी अगर दिया जाए, तो इस अच्छे तरीके से काम करके हमारे लिए जो खाना या अन्न मिट्टी के द्वारा हमें मिलता है, तो उसके लिए सपोर्ट करने का काम ये सूक्ष्म ये जीव करते हैं। अब इन जीवों में 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक तो जो आँखों से हमें दिखते हैं जैसे अर्थवर्म या केंचुए हैं, और ऐसे जीव जो हमें आँखों से नहीं दिखते, जिसे हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। अब ये जो सूक्ष्म जीव मिट्टी में होते हैं, वो मिट्टी में जो ऑर्गेनिक मैटर या जो पत्ते वगैरह गिरते हैं या जो जैविक जैविक पदार्थ मिट्टी में डाला जाता है, उसको डिकम्पोज़ करने का या उसको गलाने का काम करते हैं। दूसरी चीज़ जो न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व है, चाहे वो मिट्टी में हो, इन जैविक पदार्थों में हो या फिर बाहर से हमने दिए हो रासायनिक या जैविक खादों के द्वारा, उसकी उपलब्धता बढ़ाने का काम करते हैं। जो टॉक्सिन या जो विषैले पदार्थ होते हैं या केमिकल होते हैं, उनको कम करने का या उनको सप्रेस करने का काम ये सूक्ष्म जीव करते हैं। उसी के साथ ही जो रोग कारक जो अलग-अलग सूक्ष्म जीव होते हैं, उनको सप्रेस या उनकी संख्या कम करने का काम ये सूक्ष्म जीव करते हैं। और इसके साथ ही ये पौधे की या फसल की बढ़ोतरी के लिए या ग्रोथ के लिए जो स्टिम्युलेशन चाहिए या जो ग्रोथ प्रमोशन चाहिए, वो प्रमोटर्स इनके शरीर से बाहर निकलते हैं। ऐसे फंक्शंस सूक्ष्म जीवों के होते हैं हमारी मिट्टी में। अब अगर ये सूक्ष्म जीव अच्छे तरीके से अगर मिट्टी में काम कर रहे हैं, तभी हम कह सकते हैं कि हमारी मिट्टी स्वस्थ है। अब ये जो सूक्ष्म जीव पिछले कुछ सालों में आपने भी देखा होगा, या जब से ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ या जब से केमिकल का इस्तेमाल हमारे एग्रीकल्चर में शुरू हुआ है, चाहे वो केमिकल खाद हो या पेस्टिसाइड हो, जब से ये इस्तेमाल शुरू हुआ है, तब से ये जो मिट्टी के सूक्ष्म जीव है, उनकी संख्या धीरे-धीरे कम होती गई है, और कुछ मिट्टी या कुछ ज़मीनें ऐसी है जहाँ ये जो हितकारी या अच्छे काम करने वाले या उपयोगी जो सूक्ष्म जीव है, ये बिल्कुल भी अभी नहीं है, तो वहाँ अब फसल लेना लगभग नामुमकिन है। अब आप पूरे अगर हम कंट्री को सामने रखेंगे, तो हर प्रकार की मिट्टी में, हर प्रकार की एग्रीकल्चर सॉइल में ये सूक्ष्म जीवों की जो संख्या कम है, ये प्रॉब्लम हमें दिख रहा है। अब उसके लिए जो कारण है, वो कारण है कि आजकल की जो फार्मिंग मेथड्स हम जो इस्तेमाल होती है, जैसे जैविक खाद हम कम से कम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जानवर नहीं है तो गोबर की खाद नहीं मिलेगी। दूसरा चीज़ रासायनिक खाद है, उनका इस्तेमाल रिकमेंडेशन से बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद जो केमिकल्स है, चाहे वो पेस्टिसाइड हो, फंजीसाइड हो, वीडीसाइड हो, उनका भी इस्तेमाल हमारे जो मिट्टी है उसमें होने लगा है या बढ़ गया है। उसकी वजह से ये जो अच्छा काम करने वाले या उपयोगी सूक्ष्म जीव है, वो धीरे-धीरे कम होते जा रहे हैं। उसके साथ ही जहाँ बाढ़ आती है, बाढ़ आने के बाद बहुत दिनों तक मिट्टी पानी में डूबी रहती है, तो ऐसी मिट्टी में हवा का लेन-देन कम होता है, और ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं जिनको ऑक्सीजन चाहिए, हवा चाहिए, वो ना मिलने के कारण उनकी संख्या कम होती है या वो मर जाते हैं। तो ऐसी ज़मीनों में फिर से ऐसे सूक्ष्म जीव तैयार होना या उसकी संख्या बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। उसी के साथ ही ये सब चीज़ें जब मिट्टी में होने लगती है, सूक्ष्म जीवों की संख्या कम होना वगैरह-वगैरह, तो जो बैलेंस हमें चाहिए जो पोषक तत्वों का मिट्टी में, वो बैलेंस कहीं न कहीं बिगड़ने लगता है। कुछ पोषक तत्व है जो कम मात्रा में चाहिए, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होते हैं, जिनकी ज़्यादा मात्रा चाहिए वो कम मात्रा में उपलब्ध होते हैं। कुछ पोषक तत्व उपलब्ध होने ज़रूरी है तो उपलब्ध होते ही नहीं हैं, और उसी के साथ ही जो अलग-अलग प्रकार के ग्रोथ प्रमोटर्स होते हैं, जिसको ऑक्सिन्स या जिब्रेलिन्स कहा जाता है, उनका भी जो मिट्टी में होना ज़रूरी होता है, वो अगर कम हो गया तो हमारा जो उत्पादन है या जो क्वालिटी है, उसमें बहुत फ़र्क आता है या उसमें कमी होती है। अब बहुत सारे किसानों को इन चीज़ों की, क्योंकि ये सूक्ष्म जीव आँखों को दिखते नहीं है, तो बहुत सारे किसानों को शायद है कि इनको पता ही नहीं है कि इन सूक्ष्म जीवों की मदद से ही मिट्टी जीवित है। अगर ये सूक्ष्म जीव मिट्टी में नहीं है, तो हमारी मिट्टी को हम जीवित मिट्टी नहीं कह सकते। अब ये जो सूक्ष्म जीव हज़ारों करोड़ों प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं, उसमें से कुछ जो सूक्ष्म जीव अच्छे काम करने वाले होते हैं या जो उपयोगी होते हैं, उन सूक्ष्म जीवों की जो अलग-अलग गुट होते हैं,
उसमें से कुछ सूक्ष्म जीवों को कहा जाता है प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया, या फिर शॉर्ट में उन्हें कहा जाता है पीजीपीआर। मतलब ये ऐसे सूक्ष्म जीव जे जो पौधे के जड़ों के आसपास या जड़ों के साथ रहकर पौधों की ग्रोथ या बढ़त के लिए वो हेल्प करते हैं या सपोर्ट करते हैं। ऐसे सूक्ष्म जीवों को पीजीपीआर कहा जाता है। ये आंखों से नहीं दिखते हैं और ये ज्यादातर रूट जोन जिसे कहा जाता है या राइजोस्फीयर कहा जाता है, पौधों या उसके आसपास की जो जगह होती है वहां ये होते हैं। अब इनमें से कुछ होते हैं पौधों से दूर, लेकिन मतलब पौधों से ना चिपक कर पौधों के आसपास, दूसरे पौधों के सरफेस पे या रूट जो होता है जड़ उस पर रहते हैं, और कुछ जड़ों के अंदर भी रहते हैं। अब जितने सूक्ष्म जीव मिट्टी में है उनमें से सिर्फ 1 या 2% सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो ये प्लांट ग्रोथ या पौधों की बढ़त के लिए सपोर्ट का काम करते हैं। अब ये उनके शरीर से अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व या जिसे कहते हैं सब्सटेंसेस, जिन्हें सेकेंडरी मेटाबोलाइट कहा जाता है, ऐसे कुछ तत्व उनके शरीर से बाहर निकलते हैं और वो तत्व हमारे पौधे की ग्रोथ के लिए सपोर्ट करते हैं। अब हम बहुत लोग जानते होंगे कि बायो फर्टिलाइजर नाम एक कंसेप्ट है जिसमें एजोटोबैक्टर, राइजोबियम या नाइट्रोजन फास्फोरस के जो बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीव होते हैं, ये सूक्ष्म जीव इन्हीं पीजीपीआर का एक पार्ट होते हैं। मतलब पीजीपीआर में बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं जिसमें से कुछ सूक्ष्म जीव जिन्हें हम फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया कह सकते हैं या नाइट्रोजन फिक्सेटिंग बैक्टीरिया भी कह सकते हैं। अब ये सूक्ष्म जीव रूट की भी ग्रोथ करते हैं। अगर रूट या जड़ों की ग्रोथ अच्छी हो गई तो रूट सिस्टम ताकतवान होगा। जितना रूट सिस्टम ताकतवान और बड़ा होगा उतना ज्यादा एरिया मिट्टी में जड़ों द्वारा कवर किया जाएगा और उतने ज्यादा एरिया से पोषक तत्व और पानी को सोख लिया जाएगा जो कि पौधे की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल हो सकता है। उसके बाद इन सूक्ष्म जीवों के शरीर से जो अलग अलग चीजें निकलती है, तो उसमें एंटीबायोटिक्स भी होते हैं, कुछ ग्रोथ प्रमोटर भी होते हैं, और यही ग्रोथ प्रमोटर या जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है बोलाइट है, ये हमारी खेती के लिए सपोर्ट का काम करते हैं। अब इनके इस्तेमाल से, मतलब पीजीपीआर कैटेगरी के जो सूक्ष्म जीव है, इनके इस्तेमाल से जो यील्ड या उत्पादन है उसमें बहुत ज्यादा सपोर्ट हमें मिलता है, ग्रोथ हमें मिलती है ऐसी जमीनों से जहां इस प्रकार के सूक्ष्म जीव हमने इस्तेमाल नहीं किए हैं। अब इसके साथ ही उनके शरीर से जो निकलने वाले अलग अलग द्रव्य होते हैं उससे अलग अलग प्रकार के जो डिसीज या रोग होते हैं जो मिट्टी से आते हैं, उन रोगों का कंट्रोल या उन रोगों के जो जीवों को सप्रेस करने का काम भी पीजीपीआर कैटेगरी के ये जीव करते हैं। अब ये जो पीजीपीआर कैटेगरी के जीव है या सूक्ष्म जीव है, उन्हीं में से कुछ सूक्ष्म जीवों को हमने लेबोरेटरी में या उसको अपनी जड़ों से उसको सिलेक्ट किया है, उनको लेबोरेटरी में बढ़ाया, उसका एक्टिविटी हमने देखा और उन्हीं में से कुछ सूक्ष्म जीवों का कल्चर करके, जिसे कंजोर्शिया कहा जाता है, लगभग 12 प्रकार के सूक्ष्म जीव हमने एक बोतल में देने की कोशिश की है, जिसको हमने नाम दिया है सॉइल कल्चर टेक्नोलॉजी। अब ये सॉइल कल्चर, इसमें हमें लगभग 3-4 साल हमें लगे हैं, क्योंकि बहुत सूक्ष्म जीव तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन इन सबको एक बोतल में इकट्ठा लाना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए हमें बहुत काम करना पड़ा, और उसके बाद हजारों लाखों करोड़ों सूक्ष्म जीवों से जो काम करने वाले या जो उपयोगी सूक्ष्म जीव है उनको निकालना, उनको ठीक से लैब में उसका प्रोटोकॉल बनाना कि उसको ठीक किस तरीके से लैब में उसको बढ़ाया जाए और उसके बाद उसको बोतल में देना, इसमें हमें बहुत मतलब काम करना पड़ा। और उसके बाद ही हम ये बना पाए सॉइल कल्चर, जिसमें पीजीपीआर कैटेगरी के जो सूक्ष्म जीव है उनका कल्चर हमने दिया हुआ है। अब ये जो सूक्ष्म जीवों की घटती हुई या घटी हुई संख्या है, उसको रिस्टोर करके, मतलब उस संख्या को फिर से लाकर जो जमीन में काम करने वाले उपयोगी सूक्ष्म जीव है उनकी संख्या और एक्टिविटी बढ़ाने का काम सॉइल कल्चर की मदद से होता है। ये जो सिलेक्टेड स्ट्रेन है वो खासकर एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट कहा जाता है, मतलब जो सिर्फ पौधों के काम के है, चाहे वो न्यूट्रिएंट डिसॉल्व करने वाले हो, रूट बढ़ाने वाले हो, जमीन का कड़कपन कम करने वाले हो, या जैविक पदार्थों को गलाने वाले हो, ऐसे सूक्ष्म जीव इकट्ठा करके हमने इसमें देने की कोशिश की है। और इसको इस तरीके से बनाया है कि इसको यूज करना या इस्तेमाल करना आसान से आसान हो, और हर एक प्रकार की फसल में इसका इस्तेमाल किया जा सके और कम से कम कीमत में।
अभी उसका जो डोज हमने बनाया है वो एक 100 ml का बोतल, जो बोतल आपको चित्र में दिख रहा है, एक 100 ml का एक बोतल 1 एकड़ के लिए सफिशियंट है। उसमें जो काउंट है या उसमें जो सूक्ष्म जीव का संख्या या उसकी एक्टिविटी है उस तरीके से बनाई गई है कि 100 ml की एक बोतल 1 एकड़ के लिए सफिशियंट है, 1 एकड़ के लिए काम करती है, और जिसका कॉस्ट हमने सिर्फ 100 रुपया रखा है। अब कॉस्ट कम करने रखने का रीजन भी वही है कि ये अगर रिस्टोरेशन कम से कम कीमत में हो, और हमारा ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कोई प्रॉफिट कमाना वगैरह इसमें हमारा एम नहीं है, तो इसमें कम से कम कीमत में उसको किस तरीके से फार्मर तक हम दे सके, उसके लिए हमने उसका जो 100 ml का एक बोतल है, मतलब 1 एकड़ का जो डोज है, उसका जो प्राइसिंग है वो फार्मर को सिर्फ 100 रुपया है। आज तक लगभग 5,000 से ज्यादा किसानों तक हमने पहुंचाया है। महाराष्ट्र में हमने लगभग हर जिले में हमने पहुंचाया, और महाराष्ट्र के बाहर भी एक 7-8 अलग-अलग राज्यों में किसानों तक हमने पिछले 6-7 महीने में ये सॉइल कल्चर पहुंचाने की कोशिश की है। और लगभग हर एक फसल में जैसे-जैसे स्लाइड्स आप देखेंगे तो उसमें अलग-अलग फसल के हमने फोटोग्राफ्स दिए हैं। तो हर एक फसल में सॉइल कल्चर का इस्तेमाल हुआ है और हमें फार्मर का फीडबैक भी अच्छा मिला है। हमने इसके लिए कोई एडवर्टाइजमेंट या वीडियो हमने कुछ बनाया नहीं है, क्योंकि ये माउथ पब्लिसिटी से होता है। कोई फार्मर अगर यूज करता है तो किसी और फार्मर को बताता है, और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी हम सिर्फ फार्मर या फार्मर कंपनीज के या फिर एनजीओ के द्वारा ही करते हैं। दुकान से या कमर्शियल व्यू से हम इसको नहीं दे सकते या नहीं देते हैं। अब ये जो सॉइल कल्चर टेक्नोलॉजी है उसके फायदे क्या होते हैं? सबसे पहली चीज, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, आप अलग अलग जो चित्र देख रहे हैं, ये चित्र है गन्ना और चना एक साथ लिया गया है। लगभग 3-4 महीने का पहले का चित्र है। फार्मर ने ये जो चना है उसको सीड ट्रीटमेंट किया था सॉइल कल्चर से, कोई रासायनिक खाद उसमें नहीं डाली गई है, और गन्ने की ग्रोथ भी आप देख सकते हैं। ये सबसे पहला काम जो सॉइल कल्चर करता है, ये जो ऑर्गेनिक मैटर या जैविक पदार्थ मिट्टी में होता है, चाहे वो पौधों के पार्ट्स हो या बाहर से डाला गया कोई ऑर्गेनिक मैटर हो, उसको डिकम्पोज या गलाने की कोशिश करता है। उसके बाद जो भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणधर्म जो होते हैं मिट्टी के, उसको सुधारता है। भौतिक गुणधर्म सुधारना मतलब जो कड़कपन मिट्टी में आता है, हार्डनेस, उसको कम करता है। केमिकल जो या रासायनिक जो गुणधर्म है, जिससे न्यूट्रिएंट या पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाना, पीएच को बैलेंस करना, और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज मतलब जैसे सॉइल कल्चर के इस्तेमाल से जो सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती है, उसे उन्हें बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं, वो सुधारने का काम करता है। उसके बाद जो ऑर्गेनिक कार्बन होता है, ऑर्गेनिक कार्बन जमीन में रहने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके लिए खाना है, उनके लिए फूड का काम होता है ऑर्गेनिक कार्बन से। जितना ज्यादा ऑर्गेनिक कार्बन उनके द्वारा इस्तेमाल हो जाएगा, उतना ज्यादा ऑर्गेनिक कार्बन उसमें बाहर से डालने की जरूरत पड़ेगी। तो ये सॉइल कल्चर के जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ये ऑर्गेनिक मैटर या जैविक पदार्थ को डिकम्पोज करके उससे जो ऑर्गेनिक कार्बन निकलता है उसको मिट्टी में पकड़ के रखते हैं, ताकि अगली बार उसको सूक्ष्म जीवों के इस्तेमाल के लिए रखा जाए। उसके बाद जैसे जैसे पौधों के रूट्स पर या जड़ों पे सॉइल कल्चर का बेनिफिट होता है, तो जो जड़ें हैं उनका लेंथ और उनका जो एक्टिविटी है वो बढ़ता है। जितना ज्यादा जड़ें आपकी मिट्टी में बड़ी हो, उतनी ज्यादा एरिया तक वो फैलेगी। जितने ज्यादा एरिया तक जड़ें फैल जाएगी, उतने ज्यादा एरिया से पानी और न्यूट्रिएंट का जो अपटेक है वो जड़ों द्वारा किया जाएगा। वो रूट का काम बढ़ाने का काम सॉइल कल्चर की मदद से होता है। जो अलग अलग प्रकार के केमिकल मिट्टी में डाले जाते हैं या मिट्टी में प्रेजेंट होते हैं, उन केमिकल को डिग्रेड करने का काम इन सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है, जिससे प्रदूषण भी कम होता है, और ये जो केमिकल से जो हानि होती है पौधों की ग्रोथ के लिए, वो भी कम होने लगती है। और अलग अलग प्रकार के जो कीट या रोग है जो मिट्टी से पैदा होते हैं या मिट्टी से आते हैं, उनको सप्रेस करने का या कम करने का काम सॉइल कल्चर की मदद से होता है। और जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन्स वगैरह वगैरह, उनको बूस्ट, वो प्लांट की ग्रोथ को बूस्ट करते हैं, लेकिन वो हार्मोन्स के प्रोडक्शन को बूस्ट करने का काम इस सॉइल कल्चर टेक्नोलॉजी की मदद से होता है। अब ये सॉइल कल्चर कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? सिर्फ खेती में ही नहीं, हमने उसको सिर्फ खेती में ही नहीं, खेती के बाहर भी उसको हम ले जा चुके हैं। खेती में तो इसका इस्तेमाल है, अलग अलग फसलों की फसलों के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है, चाहे कोई भी फसल हो। उसके बाद जो ऐसी जमीनें हैं
जिन पर फसल ली नहीं जा सकती, जो डिग्रेड हुई है किसी कारणवश, जैसे मैंने आपको बताया कि फ्लड या बाढ़ के कारण जो जमीनें खराब हुई है, ज्यादा केमिकल के इस्तेमाल से जमीनें खराब हुई है, या किसी और कारण से खराब हुई है, सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल्स है, उनको फिर से कल्टीवेशन के लिए अगर लाना है तो सॉइल कल्चर के इस्तेमाल से हम उसको ला सकते हैं। जो ट्री प्लांटेशन प्रोजेक्ट्स होते हैं, हर साल गवर्नमेंट द्वारा खाली जमीनों पे शहरों में प्लांटेशन या पौधे लगाने का जो कार्यक्रम होता है या पेड़ लगाने का कार्यक्रम होता है, तो वो पौधों के प्लांटेशन के प्रोजेक्ट में भी सॉइल कल्चर यूज होता है। उसके बाद ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन, जैसे मैंने कहा कि अलग अलग प्रकार का जो जैविक पदार्थ होता है उसको गलाने का काम सॉइल कल्चर की मदद से होता है। और जो कंपोस्टिंग प्रोजेक्ट होते हैं, जहाँ गोबर की खाद बनाई जाती हो या किसी और ऑर्गेनिक मैटर से खाद बनाई जाती हो, वहाँ खाद बनाने का प्रोसेस या जो गलाने का या डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है, उसका स्पीड बढ़ाने के लिए या अच्छे तरीके से डिकम्पोजिंग होने के लिए सॉइल कल्चर यूज किया जा सकता है। और उसके साथ ही किचन गार्डनिंग, या जो घर में हम कुछ उगाते हैं, चाहे हमारे गार्डन में हो या चाहे गमलों में हो, और उसमें भी सॉइल कल्चर का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जो सॉइल कल्चर है पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, ये सूक्ष्म जीव है, जमीन से निकाले गए, तो इसमें बाहर से कोई भी केमिकल या कोई भी चीज हमने डाली नहीं है, इसलिए ये सॉइल कल्चर सर्टिफाई है, जिसको ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ग्रीन सर्ट सर्टिफाइड है गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड से। अब ये जो सॉइल कल्चर है उसको इस्तेमाल करने का तरीके अलग अलग है, फसल जिस प्रकार की है उससे इस्तेमाल के तरीके अलग अलग है। डोज इसका सेम है, 1 एकड़ में 100 ml लगेगा। और सिर्फ हमने इस्तेमाल के तरीके इस तरीके से बनाया है कि किसी भी फसल के लिए कोई भी फार्मर किसी भी स्टेज में उसको आसान से आसान तरीके से यूज करे। अब सबसे पहला जो तरीका होता है वो सीड ट्रीटमेंट का होता है, या बीज प्रक्रिया। अब सीड ट्रीटमेंट किस में की जा सकती है? जो दलहन फसलें है, सोयाबीन है, या फिर मकई है, या फिर जो फूड ग्रेन्स होते हैं, गेहूं है, राइस, चावल है, ऐसी फसलों के लिए हम सीड ट्रीटमेंट रिकमेंड करते हैं। 1 एकड़ का जो सीड होता है, 25-30 किलो जो भी सीड है, उसको 100 ml सॉइल कल्चर लगेगा गुड़ के पानी में, मतलब गुड़ का ठंडा किया हुआ पानी सिर्फ चिपकने के लिए चाहिए। थोड़ा सा पानी 100-200 ml, उसमें थोड़ा सा गुड़ गुड़ डाल के 100 ml सॉइल कल्चर उसके साथ मिलाना है। और जो 1 एकड़ के लिए लगने वाला जो बीज है उसको ये हाथ से लगाना है, बीज को छांव में सुखाकर उसको सोई करना है। उसको सीड ट्रीटमेंट के इस तरीके से यूज किया जा सकता है। दूसरा जो तरीका है, जैसे गन्ना है, अदरक है या हल्दी है, ऐसी फसलों के लिए जो प्लांटिंग मटेरियल हम यूज करते हैं लगाने के लिए, तो उसको डुबोने के लिए सॉइल कल्चर का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके लिए 200 लीटर पानी, 4 किलो गुड़ और 100 ml सॉइल कल्चर, रात भर उसको भिगो के रखना है। दूसरे दिन सुबह 10-15 मिनट के लिए जो हमारा प्लांटिंग मटेरियल है उसको डुबाना है, बाहर निकालना है और उसको प्लॉट में लगा देना है। बचा हुआ जो सोल्यूशन है वो हमें हमारे प्लॉट में डाल देना है, मतलब सोल्यूशन भी वेस्ट नहीं जाएगा। और 200 लीटर पानी में 1 एकड़ के लिए जितना भी हमें प्लांटिंग मटेरियल लगता है उसका ट्रीटमेंट हम कर सकेंगे। उसके बाद जो पौधे होते हैं, पौधों को भी ट्रीट हम इससे कर सकते हैं, जैसे टमाटर है, या मिर्ची है, या कोई भी ऐसी फसलें हैं जो पौधा लगाकर की जा सकती है। उसी में भी सॉइल कल्चर इस्तेमाल किया जा सकता है। उसका तरीका लगभग उसी तरीके से है, 200 लीटर पानी, 4 किलो गुड़, 100 ml सॉइल कल्चर, रात भर उसको रखना है। दूसरे दिन जो पौधे हैं उसकी जड़ों को 5 मिनट तक उसमें डुबो के आपको ये लगा देनी है मेन प्लॉट में। बचा हुआ जो सॉल्यूशन है आपको प्लॉट में डाल देना है, चाहे आप उसको छिड़क दीजिए या पानी के साथ दे दीजिए। ये ट्रीटमेंट पौधों के लिए की जा सकती है। अब ये जो गुड़ इस्तेमाल करने की हम सलाह देते हैं, हमने इस्तेमाल का तरीका एकदम सिंपल रखा हुआ है। गुड़ के सिलेक्शन में हमने कोई भी मतलब कंफ्यूजन नहीं रखा है। जो गुड़ आपको आसानी से मिले, चाहे वो काला हो, लाल हो, जो भी हो, वो गुड़ आप 4 किलो लाइए, 200 लीटर पानी में उसको मिलाइए, रात भर उसके साथ सॉइल कल्चर डाल दीजिए, रात भर उसको रखिए। अगर और अच्छी तरीके से आपको इसका इस्तेमाल करना है तो गुड़ को अगर थोड़े से 10 लीटर पानी में 4 किलो गुड़ को अगर आप उबाल लेते हो,
तो जो गुड़ में कुछ इम्प्योरिटीज होती है या कुछ ऐसे दूसरे कुछ ऑर्गेनिज्म अगर होते हैं, तो ये उबालने के कारण वो ऑर्गेनिज्म नष्ट हो जाएंगे और गुड़ का जो पानी बनेगा वो एकदम अच्छे क्वालिटी का बनेगा। उसको ठंडा करके उसको 200 लीटर बना के अगर सॉइल कल्चर उसमें डालते हैं तो और अच्छा परिणाम आता है। लेकिन अगर वो फार्म लेवल पे अगर पॉसिबल नहीं है तो आप सिर्फ 4 किलो गुड़, 200 लीटर पानी और 100 ml सॉइल कल्चर रात भर रख के उसको दूसरे दिन यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसे ड्रेंचिंग से दिया जा सकता है। ड्रेंचिंग मतलब पौधों के पास उसको देना। तो तरीका बनाने का वही है, 200 लीटर पानी, 100 ml सॉइल कल्चर, 4 किलो गुड़ रात भर भिगो के दूसरे दिन हर एक पौधे के पास उसको देना है। अगर फल वाले पौधे हैं तो आप उसको मग के हिसाब से आप उसके जड़े में डाल सकते हैं, या सब्जी वगैरह है तो जो 15 लीटर का पंप होता है उसका नोजल निकाल कर उसको धीरे धीरे हर एक पौधे की जड़ के साथ दे सकते हैं। उसके साथ उसको ड्रिप से भी आसानी से दिया जा सकता है। ड्रिप सिस्टम से 200 लीटर पानी, 100 ml सॉइल कल्चर और 4 किलो गुड़ को रात भर रख के दूसरे दिन सुबह 1 एकड़ में ये 200 लीटर सोल्यूशन आपको ड्रिप द्वारा देना है। अगर किसी के पास ड्रिप नहीं है, बाकी कोई मेथड नहीं है, तो उसका ग्राउंड स्प्रे भी किया जा सकता है। ग्राउंड स्प्रे मतलब मिट्टी पे छिड़काव। अगर मिट्टी पे थोड़ा सा गीलापन है तो उसका छिड़काव कर सकते हैं आप। 100 ml, बस तरीका वही है, 100 ml सॉइल कल्चर 4 किलो गुड़ के साथ और 200 लीटर पानी के साथ रात भर रखिए, उसको बनाइए और दूसरे दिन थोड़ी सी गीली मिट्टी पर उसको छिड़क दीजिए, चाहे पंप की मदद से हो या फिर उसका नोजल निकाल के। तो ये भी 1 एकड़ के लिए काफी हो जाएगा। अब उसके बाद जहां ग्राउंड इरिगेशन होता है, मतलब जो रिजस फरोज होती है, ना तो उनके पास ड्रिप होगा, तो उनको ये भी एक टंकी में इस तरीके का मिश्रण बना सकते हैं 100 ml सॉइल कल्चर का, और उस टंकी को छोटा सा नल या ट्यूब लगा के जो बहने वाला पानी है जो प्लॉट में जा रहा है उस पानी के साथ उसको धीरे धीरे छोड़ सकते हैं, ताकि वो हर एक पौधे के पास जाए। और सबसे आखिरी में जो तरीका है उसको ये तरीका है ब्रॉडकास्टिंग का, मतलब 100 किलोग्राम कोई भी आपके पास कंपोस्ट है या जो खली कहा जाता है, नीम की खली या किसी और चीज की खली, उसके साथ 100 ml सॉइल कल्चर ठीक से मिलाइए, थोड़ा सा पानी डाल के उसको ठीक से मिलेगा वो, और वो 100 किलोग्राम जो बना हुआ मटेरियल है उसको आप 1 एकड़ में जमीन पर फेंक सकते हैं, उसके साथ पानी दे सकते हैं। मतलब अलग अलग तरीके से इसको मिट्टी में इस्तेमाल किया जा सकता है। तरीके अलग अलग है, डोज वही है, 1 एकड़ के लिए 100 ml लगेगा। और तरीके हमने अलग अलग इस तरीके इसीलिए बताया है क्योंकि होता यह है कि कुछ लोगों का कहना है कि ये सिर्फ ड्रिप वालों के लिए चलेगा, फिर हमारे लिए नहीं चलेगा। ऐसी कुछ बात नहीं है, किसी भी फसल के लिए किसी भी चीजों में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो 200 लीटर का सोल्यूशन बनाते हैं, तो उसका जो प्रोसेस है वो हमने थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। अब वो सॉल्यूशन कैसे बनाना है एक बार हम देखेंगे। आपको 4 किलो गुड़ लेना है 200 लीटर पानी में। अब गुड़ अगर ठीक से घुलेगा नहीं तो उसका फायदा नहीं होगा। तो गुड़ को आप थोड़ा सा कूट लीजिए, या फिर मैंने जैसे कहा कि आप उबाल सकते हैं, उसको 200 लीटर पानी में मिलाइए। और जिस ड्रम में आपको ये सॉल्यूशन बनाना है ये फाइबर या प्लास्टिक का होना चाहिए। मेटल के ड्रम में ये सॉल्यूशन ना बनाएं, क्योंकि मेटल के ड्रम में उसका ड्रम भी खराब होगा और सॉल्यूशन को भी तकलीफ हो सकती है। प्लास्टिक या फाइबर के ड्रम में आप सॉल्यूशन बनाइए गुड़ का पानी के साथ, उसमें 100 ml सॉइल कल्चर आप डाल दीजिए। ये सॉल्यूशन आपको एक दिन पहले शाम को बनाना है, क्योंकि उसको 12 से 24 घंटे तक हम रखने की सलाह देते हैं, उससे ज्यादा उसको नहीं रखना है। तो एक दिन पहले आपको ये शाम को 4-5 बजे तक आप या 6 बजे तक उसको बना सकते हैं। 100 ml सॉइल कल्चर डालने के बाद ये लकड़ी की जो स्टिक होती है उससे 5 मिनट तक ये सॉल्यूशन को ठीक से आपको स्टर करना या हिलाना है। उसके बाद कपड़े से उस ड्रम को ढक देना है, और वो ड्रम आपको छांव में रखना है। आप शाम को अगर बना रहे तो फिर आपको रात भर छांव ही रहेगी, लेकिन अगर कभी आप अगर सुबह उस सॉल्यूशन को बनाते हैं तो उसको सीधा धूप में ना रखें, उसको छांव में या पेड़ के नीचे उसे रखें। और उस सॉल्यूशन को, बने हुए सॉल्यूशन को 12 से 24 घंटे तक उसको इसी तरह रहने दे। 12 से 24 घंटे में ये जो 4 किलो गुड़ होता है, गुड़ में जो कार्बन होता है, उस कार्बन को ये सॉइल कल्चर के जो जीवाणु होते हैं वो एज अ फूड, मतलब खाने की तरह उसको इस्तेमाल करके जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके उनकी संख्या इस ड्रम में बढ़ जाती है। लगभग 24 घंटे में ये जो 4 किलो गुड़ है वो खाकर वो खत्म कर देते हैं, और उनकी संख्या जो बढ़ी हुई संख्या है वो रेडी हो जाती है आपको फील्ड में डालने के लिए।
फिर दूसरे दिन सुबह आप एक बार फिर उस सॉल्यूशन को थोड़ा सा हिला लीजिए और अगर जरूरत है तो उसको आप कपड़े से उसको छान लीजिए। बहुत बार होता यह है कि गुड़ में कुछ अगर कुछ इम्प्यूरिटीज या कुछ कचरा वगैरह आता है तो वो कचरा आपकी ड्रिप में तकलीफ दे सकता है। अगर ऐसा कुछ कचरा आपको वहां दिखता है तो उसको आप कपड़े से छान छान सकते हैं और उसके बाद जो बनाया हुआ जो सॉल्यूशन है आप एक एक एकड़ में डाल सकते हैं। चाहे आप ड्रिप से डालिए, पौधों को डुबोने के लिए यूज कीजिए या फिर प्लांटिंग मटेरियल को डुबोने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। ये अलग से बताने के रीजन ये है कि सॉल्यूशन अगर ठीक से नहीं बने और वो जरूरत से ज्यादा वक्त उसको रखा जाए तो उसका रिजल्ट उस तरीके से नहीं आएगा, क्योंकि इस पे हमने बहुत काम किया है। उसका जो 12 से 24 घंटे का जो टाइम है, 4 किलो गुड़ और 200 लीटर पानी का जो रिलेशन है, 100 ml सॉइल कल्चर और 4 किलो गुड़ का और 200 लीटर पानी का जो रिलेशन है, वो अलग अलग प्रकार के प्रयोग करके हमने फाइनल किया है। और वो इस तरीके से अगर इस्तेमाल हो तो उससे रिजल्ट सबसे अच्छे तरीके से हमें दिख सकते हैं। अब इसका जो रिकमेंडेशन है वो हम देखेंगे। पौधे की लाइफ में जितना जल्दी ये इस्तेमाल हो उतना जल्दी इसके रिजल्ट अच्छे आपको दिखेंगे। जैसे बीज प्रक्रिया या पौधे को उसको ट्रीट करने के लिए अगर यूज किया सबसे पहले तो रिजल्ट अच्छा दिखेगा। पौधे की लाइफ में अगर आखिरी में अगर इसको आप यूज करने की कोशिश करेंगे तो उसके उतने अच्छे रिजल्ट नहीं दिखते। जैसे अभी कोई आपने सब्जी लगाई है और वो अगर अभी हार्वेस्टिंग का टाइम आ गया और तब अगर आप सॉइल कल्चर यूज कर रहे हो तो उसका उतना रिजल्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि जड़ों की ग्रोथ के लिए उसको टाइम देना पड़ता है और जितनी जल्दी उसका इस्तेमाल हो उतनी जल्दी व्हाइट रूट बढ़ेंगे। तो उसको रिकमेंड हम करते हैं कि प्लांट की लाइफ में या प्लांट में सबसे जितना जल्दी हो सके उतना दीजिए। जितने भी लॉन्ग ड्यूरेशनल क्रॉप है या जितने भी जो बागवानी फसलें हैं उसमें आप महीने में एक बार सॉइल कल्चर को यूज करना है और कम से कम 4 डोज देने हैं। जैसे अब गन्ना है, टमाटर है या जो फलों वाली फसलें हैं, संतरा है वगैरह वगैरह, तो उसमें हम महीने में एक डोज सॉइल कल्चर का 100 ml का रिकमेंड करते हैं एक एकड़ के लिए। और आपको 4 से 5 उसको डोज देने हैं, लेकिन पहला डोज आपकी क्रॉप के सीजन के जितना जल्दी हो शुरुआत में उतना देना है। जो ग्रेन वाले क्रॉप है, गेहूं है, चना है या दलहन क्रॉप है, उसको सिर्फ एक ही डोज काफी है 100 ml का, जो कि आप सीड ट्रीटमेंट के या बीज प्रक्रिया के द्वारा उसको दे सकते हैं। जो एकदम खराब जमीनें हैं जहां सॉल्ट या मतलब खारापन ज्यादा है, जो जमीनें फ्लड या पानी की वजह से, ज्यादा पानी की वजह से खराब हुई है, उन जमीनों में हम 15 दिन में एक बार या 10 दिन में एक बार यूज करने की सलाह देते हैं। 4-5 डोज देने के बाद आपको जमीन में फर्क नजर आता है, उसके बाद फिर डोज आप 1 महीने बाद दे सकते हैं। अगर उसके बाद अगर कोई आपको गोबर की खाद या किसी भी ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करना है तो 100 ml सॉल्यूशन 1 टन के लिए आपको, 100 ml सॉइल कल्चर 1 टन के लिए आपको इस्तेमाल करना है। 2 किलो गुड़ और 100 लीटर पानी में आप 100 ml सॉइल कल्चर डालिए, ठीक से मिलाइए और जो रॉ मटेरियल आपका है, चाहे वो गोबर हो या कोई और ऑर्गेनिक मैटर हो या उसका मिक्सचर हो, उस पे आप छिड़क दीजिए या उस पे डाल दीजिए। ये ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज करने के लिए काम करेगा। जो ट्री प्लांटेशन या जो पेड़ लगाने के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें इसी तरह से 200 लीटर सॉल्यूशन आपको बनाना है और मॉनसून में मतलब बारिश की सीजन में आपको 2 बार देना है। एक बार पहली 1-2 बारिश होने के बाद और दूसरा जो डोज होगा वो लगभग सितंबर अक्टूबर में, जब आपका बारिश कम होने लगती है, ताकि पानी के साथ और वो जो मानसून में टेम्परेचर वगैरह होता है उसके इस्तेमाल से इनकी ग्रोथ मिट्टी में अच्छी होगी और ये बढ़ेंगे। 2 डोज काफी है, अगर पॉसिबल नहीं है तो एक भी डोज आप दे सकते हैं। लेकिन ये ख्याल रखना है कि जब आपका सॉइल कल्चर जमीन में जाएगा तब जमीन में या मिट्टी में गीलापन होना जरूरी है। उसके बाद अगर कोई किचन गार्डनिंग में इसको इस्तेमाल करना चाहता है, जैसे गार्डन्स है या घर में जो हम पौधे लगाते हैं उसके लिए, तो उसके लिए 200 ग्राम गुड़, 10 लीटर पानी और 100 ml सॉइल कल्चर उसको मिला के डायरेक्टली उसको पौधे में देना है। उसको रात भर रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब उसको अगर घर में हम रखेंगे तो उसका स्मेल आता है, तो चाहे किसी को वो स्मेल शायद पसंद ना आए, इसलिए हम उसको रात भर रखने की सलाह नहीं देते हैं।
10 लीटर पानी में 200 ग्राम गुड़ और 100 ml सॉइल कल्चर का सॉल्यूशन बना के आप हर एक पॉट को 500 मिली सॉल्यूशन, मतलब 10 लीटर अगर आप सॉल्यूशन बनाते हैं तो लगभग 20 पौधों को ये सॉल्यूशन आप डाल सकते हैं। और 3 महीने में एक बार इसको डालना है। जब आप डालते हैं तब आपको ये देखना है कि मिट्टी गीली हो। अब ये सॉइल कल्चर हमने लगभग अब पिछले 5-6 महीने से, मतलब लॉकडाउन होने के बावजूद भी हमने 5-1 हजार फार्मर के पास पहुंचाया है। अब उसको जो हम लोगों को देते हैं तो तरीका ये है कि हमने उसके 10 बोतल के बॉक्सेस बना के रखे हैं, जिसे हम आपको दिखाते हैं। इस तरीके का एक बॉक्स है जिसमें 100 ml की 10 बॉटल्स होती है। और ये जो बॉक्स होता है ये हम पोस्ट से भेजते हैं इंडिया में किसी भी लोकेशन पे, चाहे वो गांव हो या सिटी का लोकेशन हो। और एक बॉक्स उसका जो कॉस्ट हमने रखा है 1000 रुपीज या 1000 रुपया रखा है। मतलब हम अलग से कोई पोस्टल चार्जेस या पैकिंग चार्जेस वगैरह नहीं लेते हैं। तो 10 बोतल का जो बॉक्स है वो 1000 रुपीज में आपको डिलीवर होता है बाय पोस्ट। तो पोस्ट से अभी लॉकडाउन की वजह से लगभग एक हफ्ता लगता है कहीं भी डिलीवर होने में। महाराष्ट्र में हम 3-4 दिन में डिलीवर कर सकते हैं। और लेकिन अगर महाराष्ट्र के बाहर है तो हफ्ता 10 दिन लग सकता है 10 बोतल का बॉक्स आप तक पहुंचाने में, जिसका कॉस्ट हमने रखा है 1000 रुपए। और उसमें हम कोई अलग से पैकिंग या पोस्टल चार्जेस वगैरह नहीं लेते हैं। हमारा बैंक डिटेल हमने दिया हुआ है जिसमें आप ये अमाउंट डिपॉजिट करके आप उसको मंगा सकते हैं। अमेज़न पे भी हम इसको जल्दी से उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली अमेज़न पे उपलब्ध हुआ था लेकिन लॉकडाउन की वजह से अभी अमेज़न का भी थोड़ा-सा पिकअप और डिलीवरी में इश्यूज़ है, इसलिए हमने अभी रोका है काम। लेकिन जैसे ही ये सिस्टम ठीक हो जाएगा अमेज़न का, ये सॉइल कल्चर अमेज़न पे भी उपलब्ध होगा आपके लिए। अब ये जो सॉइल कल्चर है ये हम किसी दुकान से या शॉप से हम देते नहीं है, क्योंकि वो जो कमर्शियल चीज़ें हैं वो ये फिट नहीं बैठती है हमारी जो सोशल एक्टिविटी है उसमें। तो हम ये जो फार्मर के ग्रुप्स है, ये किसानों के जो ग्रुप्स है, फार्मर की जो कंपनीज़ है जिन्हें एफपीओज़ कहा जाता है, जो एनजीओज़ है, मतलब हमारे जैसी जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है, जो किसानों के साथ या गाँव में काम करती है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का हेल्प लेके हम इनको फार्मर तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और इन ऑर्गेनाइजेशन को उसमें से थोड़ा-सा आर्थिक लाभ हो, जैसे हम 1000 रुपए में वहाँ तक पहुँचाते हैं, तो थोड़ा बहुत लाभ हम उनको भी देने की कोशिश करते हैं। अगर किसी को इसमें करना है, मतलब उनके एनजीओ द्वारा अगर किसी को डिस्ट्रीब्यूशन में इंटरेस्टेड है, तो वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो स्लाइड्स चल रही है उसपे नंबर दिया हुआ है। ये कॉन्टैक्ट नंबर हमने स्पेशली एनजीओ के लिए रखा है। और अगर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे कॉल करने के बजाय तो अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर आपके साथ डिस्कशन भी बहुत अच्छी तरीके से होगा और ज़रूरत पड़े तो कॉल पे बात की जाएगी। 7588108837 ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। और इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके सॉइल कल्चर मँगा सकते हैं, या फिर सॉइल कल्चर के लिए के बारे में आपके कोई सवाल है तो हम उसको आप पूछ सकते हैं। इसका जो लिटरेचर है उसका कोई हमने प्रिंट आउट्स या ऐसे कुछ बनाया नहीं है। व्हाट्सएप पे हमने मराठी, हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा-सा राइट अप बना के रखा हुआ है। ये राइट अप हम आप तक पहुँचा सकते हैं व्हाट्सएप द्वारा। तो ये था सॉइल कल्चर के बारे में जो जानकारी हमें देनी थी। नासिक में हम फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग का एडवाइजरी सेंटर चलाते हैं। अभी मैं उसी सेंटर में बैठा हूँ, वहाँ से आपको ये लेक्चर हो रहा है। किसी भी फार्मर को अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो, वही नंबर है 7588108837 वाला, आप उस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसका जो भी हल होगा या तो हमारे लोग या फिर किसी साइंटिस्ट के साथ हम डिस्कशन करके आपको ये सॉल्यूशन हम देने की कोशिश करेंगे। तो ये था सॉइल कल्चर के बारे में। अगर आपके कोई सवाल है तो आप पूछिए। मैं इंडो एग्री को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया आप तक मेरी बात